गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में जिसमें हम 9 सितंबर 2020 की वर्कशीट्स को सॉल्व करने वाले हैं। आपकी आज की जो पहली वर्कशीट है वो मैथ्स की है और हम डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, वो भी आपको बता देते हैं। बेटा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स जो होता है वो एक तरीके से दो फिगर्स को बिल्कुल एक जैसा दिखाने का तरीका होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपके सामने देखिए, आपके दोनों हाथ हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट है। अब ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल होता है एस रूल। एस रूल क्या कहता है? वो कहता है अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी सारी साइड बराबर होंगी। जैसे अगर ये वाली साइड 5 है तो ये भी 5 होगी, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, और अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी। यानी कि अगर दो ट्राइंगल्स की सारी साइडें बराबर हैं तो हम कहते हैं कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और रूल कौन सा लगता है? एस रूल। दूसरा रूल है एस, यानी कि दो साइडें और उनके बीच का एंगल। अब ये साइड अगर 3 सेंटीमीटर थी तो ये वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर, ये साइड 5 सेंटीमीटर थी तो ये साइड भी 5 सेंटीमीटर, और ये बीच का एंगल 40 डिग्री का, यहाँ भी बीच का एंगल 40 डिग्री का। तो मैं कहूँगा कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट है बाय एस, साइड एंगल साइड। आगे बढ़ते हैं और तीसरा कॉन्ग्रुएंटी का रूल देखते हैं। तो तीसरा जो कॉन्ग्रुएंसी का रूल है वो है ए। अब ए कॉन्ग्रुएंसी का रूल क्या कहता है? एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल और उनके बीच वाली साइड। ये 3 थी, ये भी 3, ये 70 था, ये भी 70, ये 75 था, ये भी 75। तो ए कॉन्ग्रुएंसी का रूल, तब ये ट्राइंगल इक्वल होंगे। और लास्ट होता है आरएचएस क्या कहता है? आरएचएस कहता है कि 90 डिग्री का एंगल हो और 90 डिग्री के एंगल के अलावा कोई भी दो साइडें इक्वल हों। जैसे ये 90 डिग्री है, ये साइड 3, ये भी 3, ये 5 तो ये भी 5, तो ये ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। और रूल कौन सा लगेगा इसमें? RHS। आगे बढ़े, एक साइड अगर होती तब भी RHS लग जाता है। अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एंड ऑल्सो स्टेट द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यूज्ड। तो इसमें से हमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ढूंढ के निकालने हैं और ये भी बताना है कि उनकी कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्या है। तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? देखते हैं। पहले 90 डिग्री वाले देख लेते हैं। तो ये है मेरा 90 डिग्री वाला, 90, और एक ही एंगल, एक ही ट्राइंगल और है ये 90 डिग्री वाला, 5 और 8, और यहाँ भी 5 और 8। यानी कि ट्राइंगल ABC जो है, ये वाला ट्राइंगल, वो कॉन्ग्रुएंट है इसके ABC ONM के, कॉन्ग्रुएंट टू ONM। और रूल कौन सा लगेगा इसमें? रूल लगेगा RHS। ये तो एक पेयर निकल गया। एक और पेयर ढूंढते हैं इसके अंदर। ये मेरा पहला पेयर है जो मैंने निकाल दिया। दूसरा देखते हैं। तो 5 6 6, कोई और है 5 6 6 वाला? 5 6 6, यानी कि त्रिभुज ट्राइंगल GIH। दूसरा पेयर है ये ट्राइंगल GIH, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DEF के। और रूल कौन सा लगेगा? साइड साइड साइड। थर्ड देखते हैं। ये एंगल 135, ये 30, 135 30 और 2 2, यानी कि ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो थर्ड मेरा जो पेयर बना वो बना ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ZVW। और नियम कौन सा लगेगा इसमें? रूल कौन सा लगेगा? ASA, एंगल साइड एंगल।
अब उसके अलावा जो बच गए वो तो मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखते नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो ये वाला इसके भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। 65 5 6 65 5 6, तो ट्राइंगल DEF एक और फोर्थ पेयर भी बन रहा है। ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल SUT, और रूल कौन सा लगा है? SAS। कर लीजिए नोट डाउन आपके सामने। चारों पेयर लिखे हैं अलग अलग, ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद। चलिए बच्चों, मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे की जो आपकी अगली वर्कशीट है इसके अंदर वो है साइंस की, और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मोशन। और मोशन में भी एक खास टॉपिक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। चलिए आपको छोटे से एग्जांपल से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझाते हैं। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मैं अपने स्कूल से अपने घर गया, ठीक है, या अपने घर से अपने स्कूल गया। तो अब मेरे घर से मेरे स्कूल का रास्ता बिल्कुल सीधा तो होगा नहीं, तो ये मेरा घर था, मैं यहाँ से निकला और ये घूम के अपने स्कूल पहुँच गया। ये मेरा स्कूल है बड़ा सा। अब स्कूल जाते हैं मुझसे प्रिंसिपल सर ने पूछा कि ये बताओ तुम जब स्कूल आए तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना है? तो मैंने कहा सर डिस्टेंस तो ये पूरा है, जो मैंने ये पूरी दूरी तय करी, ये घूम घूम के गया मैं, ये डिस्टेंस है। अब उन्होंने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो मैंने कहा यहाँ एक गोला लगाया, यहाँ एक गोला लगाया और दोनों के बीच में एक सीधी लाइन खींच दी, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस होता है जो एक सीधी लाइन खींच के निकाला जा सकता है। चलिए अब वर्कशीट पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। तो वो कहते हैं कि ज्ञान, वी नो दैट लीनियर मोशन, दैट इज मोशन along the straight line, is the simplest type of motion. To describe the position of an object, we need to specify a reference point called origin. मतलब कहीं ना कहीं से तो वो चीज़ स्टार्ट हुई होगी चलना। The reference point of an object decides whether the object is moving or at rest. Whenever the object moves from its reference point, it covers a distance in time interval. The length of actual path traveled by the object is called distance. और जो original length of the path होता है उसको हम कहते हैं वो distance है. It is a scalar quantity. It is always positive and cannot be zero. As per SI system, it is measured in meter. The distance traveled by an object from its initial position to its final position is called total distance. Whereas the shortest distance between the initial position and the final position is called displacement. जो मैंने आपको अभी भी बताया कि डिस्प्लेसमेंट होता है कि स्टार्ट कहाँ से किया था, ख़त्म कहाँ किया, उसके बीच में एक सीधी लाइन। और डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है एक सबसे सीधी लाइन, और डिस्टेंस होता है कि ओरिजिनली कहाँ से गया था। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इट्स SI यूनिट इज़ ऑल्सो मीटर। तो जो उसका SI यूनिट है वो भी मीटर ही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे ज्ञान ने पूछा कि दीदी व्हाट इज स्पीड एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड? ये स्पीड कैलकुलेट कैसे होती है? तो उनको बताया कि ज्ञान, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको स्पीड कहते हैं, कितने टाइम में। ये स्केलर क्वांटिटी है एंड एज पर SI यूनिट इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। बट इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजुअली मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। द स्पीड ऑफ सच ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब ज़्यादातर क्या होता है कि ऐसा थोड़ा ना कि बॉडी एक ही स्पीड से गाड़ी चलती रहेगी। मैं घर से निकला तो गाड़ी शुरू करी, देखा रोड खाली थी तो थोड़ा तेज़ चला ली, इतने में देखा कि रोड भरी हुई है, बहुत ट्रैफिक लगा है तो स्पीड कम कर दी। तो कभी स्पीड ज़्यादा तो कभी स्पीड कम, ये तो लगा रहता है।
तो इसीलिए एक जैसी स्पीड तो निकलेगी नहीं। तो इसीलिए ऐसे केस में हमको निकालना पड़ता है एवरेज स्पीड। आगे देखते हैं। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाई इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट शोज इट्स स्पीड। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो क्या शो करता है? वो शो करता है उसकी स्पीड। अब ध्यान से देखिए, ये ग्राफ साइड में दे रखे हैं। ये दे रखा है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, जिसमें डिस्टेंस और टाइम जो होता है बिल्कुल सीधी लाइन होती है। और ये दे रखा है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। देखिए डिस्टेंस वही है, टाइम बढ़ता जा रहा है। और ये तीसरा दे रखा है आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं चेक योरसेल्फ के। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आपका पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो हमने कहा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये आए हम ऊपर और हमने कहा डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस था द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। ये आपका हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट में आप क्या लिखेंगे? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। कीजिए फटाफट नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है वो है अ कार ट्रेवल 20 मीटर इन 5 सेकेंड एंड देन अनदर 20 मीटर इन 3 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? अभी निकाल लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना है कार का? अगर टोटल डिस्टेंस देखें तो टोटल डिस्टेंस कार का है, पहले उसने कवर किया। फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, स्पीड का, एवरेज स्पीड का। टोटल डिस्टेंस कितना है? पहले 20 मीटर, पहली बार उसने 20 मीटर ट्रेवल किया था और फिर दोबारा पहले 20 मीटर, फिर दोबारा 20 मीटर। लेकिन टाइम कितना लगा? पहले 5 सेकंड लगे थे और बाद में सिर्फ 3 सेकंड। तो ये हो गया 20 जमा 20 40 बटे में 8, 8 1 8, 8 5 40। तो आपका आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अगला है डिफाइन स्पीड एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। तो स्पीड डिफाइन करने के लिए कहा गया है और उसका एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट तो मीटर पर सेकंड होता है। ये आपने नोट डाउन कर लिया मेरे हिसाब से सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि ये हट जाएगा अब स्क्रीन से। मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड एज पर एसआई सिस्टम इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। ये है आपका थर्ड आंसर। और फोर्थ में वो कहता है इन द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ द 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी विच वन इज मूविंग फास्टेस्ट। तो बेटा देखो ए ने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम लगा सबसे कम, तो आंसर आ गया ए इज फास्टेस्ट। आगे बढ़े बच्चों, कर लीजिए इसको फटाफट नोट डाउन, फिर अगली वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं, हिंदी की वर्कशीट की तरफ। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया तो देखिए आगे देखिए। अब आज आपको हिंदी में एक नई कविता आ गई है, कैदी और कोकिला। किसने लिखी है कविता, उनके बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। ये जो कविता है ये गाई है, ये लिखी है देश प्रेम की गौरव गाथा के अमर गायक श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 के मध्य प्रदेश में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की आयु में वे शिक्षक बने। इनकी रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उसमें राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना मिलती है।
प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक चित्रण है कि कैसे उनके साथ यातनाएं उनको दी गई जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। तो बढ़ते हैं आगे, कविता देख लेते हैं एक बार। कविता का नाम है कैदी और कोकिला। वो कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, चाकू चोरों बदमाशों के डेरे में, जीने तो देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमई जगी क्यों आली, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या मतलब है इसका जो सार है वो पढ़ते हैं। व्याख्या, कवि कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम बीच में चुप क्यों हो जाती हो। हे कोयल, ज़रा बताओ तो तुम क्या मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो, अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो रही हो, और यह संदेश किसका है, ज़रा मुझे बताओ। कवि ने जेल के अंदर होने वाले अत्याचार और दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोरों उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है, जहां उनका कोई मान सम्मान नहीं है, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है, यानी कि उन्हें तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य है। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह छीन ली गई है, उनके ऊपर दिन रात कड़ा पहरा लगा रहता है। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जाग रही है और दूसरों को क्यों जगा रही है, कोयल बोल तो, तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हूक सुनाई पड़ रही है। कोयल तो सब मीठी और सुरीली आवाज़ के लिए विख्यात हैं, जिस गाते हुए सुनकर कोई मनुष्य प्रसन्न हो उठता है, इसलिए वह व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में अंग्रेज़ों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में क्या क्या अमानवीय व्यवहार किए गए, तो देखिए यहाँ है कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोरों के साथ रहना पर रखा जाता था, जहां उनका कोई मान सम्मान नहीं था। उसके आगे उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता था और ना ही उन्हें मरने दिया जाता था, यानी उन्हें तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य था। यह पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि आपके विचार में स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों को के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता था। उसका सीधे सीधा कारण है कि वो स्वतंत्रता सेनानियों को भी अपराधी ही समझते थे, उनके लिए अपराधी और स्वतंत्रता सेनानी दोनों बराबर थे। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भाव स्पष्ट कीजिए, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो ये बोलता है कि कोयल तो सबसे मीठी और सुरीली आवाज़ के लिए विख्यात है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो उठता है, इसलिए वह व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है। ये हमारा प्रश्न तीसरा है। और चौथा प्रश्न है कि कोयल की आवाज़ सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो बेटा कोयल की आवाज़ सुनकर कवि की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं इसमें दिखी है, ठीक है। उसकी आवाज़ सुनकर वह बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लाई हो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो। और क्या बोला था उसने कि अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो रही हो। उसके बाद और क्या बोला था
कि हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जाग रही है और दूसरों को क्यों जगा रही है? बोलो तो, जो तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हूंक सुनाई पड़ रही है। तो ये आपका प्रश्न चौथे का उत्तर है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो बच्चों, मुझे लगता है आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अब हम आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।